आज हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? हम इसके पहले के क्लास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश था उस आवेशित कण पर लगने वाले बल के बारे में हम लोग देखे थे, लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी हम दो नियम देखे हैं। यहाँ पर उसी कण के गति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है। मान लो वह वेग जो है v वेग से गतिशील है, ठीक है, और सपोज़ यहाँ पर इस दिशा में यह v वेग से यहाँ गतिशील है और इस दिशा में मान लो यहाँ पर मैं चुंबकीय क्षेत्र को इस दिशा में ले रही हूँ, तो यह जो है यहाँ पर थीटा कोण बनाते हुए है चुंबकीय क्षेत्र के साथ। कहीं पर हम इस डायग्राम को इस तरह से भी बनाते हैं, दोनों सही हैं। सपोज़ यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, इधर ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है और इस साइड अगर हम बी को लेते हैं तो यह जो है बी के साथ में वी वेग से गतिशील है और बी के साथ में यह जो थीटा कोण बनाते हुए वी वेग से इस दिशा में गतिशील है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को बता सकते हैं। ओके, तो यह जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हम इसमें बल की दिशा F इस रूप में होगी, इस तरफ होगी। ओके, और यहाँ पर इस प्रकार से हम वेग को इस दिशा में इस तरह से भी हम ऐसे रूप में भी बता सकते हैं, इस तरह से भी बता सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार हम यहाँ पर आगे देखते हैं इन सारे चीज़ों को। यहाँ पर मेन हम आवेशित कण की गति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, माना कि एक आवेशित कण, क्लियर, आवेशित कण जिस पर आवेश है, आवेश प्लस क्यू है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिमान है। ओके, हमने देखा। जब यहाँ ऐसा देखेंगे तो इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब इस तरह से हम देखेंगे तो इस प्रकार से रहेगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ओके, तो इस प्रकार आगे फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इस कंडीशन में जब वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं कि इस आवेशित कण पर लगने वाला, जब वह चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील है, तो उस लगने वाले चुंबकीय लॉरेंज बल का मान हम निकाल चुके हैं। तो उसकी वैल्यू ये है, चुंबकीय लॉरेंज बल की वैल्यू F = QVB साइन थीटा। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग फिर हम अलग अलग कंडीशन में हम आवेशित कण की गति के बारे में बात करते हैं। तो हम पहली कंडीशन में देखते हैं, वहाँ पर कब इसकी गति जो है सरल रेखीय गति होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, इसी को ऋजु रेखीय गति भी कहा जा सकता है। एक ही है सारा चीज़। क्लियर? तो अब यहाँ पर यदि इस इक्वेशन 1 में हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो हम जब इक्वेशन 1 में थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो FQVB साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू हमको मालूम है कि 0 होती है। देयरफॉर F = QVB × 0, देन F = 0। यानी यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू 0 है तो वहाँ पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब ये है कि मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है ये वाला, और यहाँ पर यह जो है v वेग से यह इस दिशा में गतिमान है, थीटा की वैल्यू 0, तो दोनों पैरेलल फॉर्म में हुए
चुंबकीय क्षेत्र और वेग v, तो यहाँ थीटा की वैल्यू इस कंडीशन में 0 होगी। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वेग v समानांतर होगा किसके, b के, चुंबकीय क्षेत्र के। तो इसी बात को हम शब्दों के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करता है तो उस कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ओके, और वह सरल रेखीय गति करता है। क्लियर? तो ये चीज होगा सरल रेखीय गति के बारे में अगर बात करते हैं तो। दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन ऐसा आता है कि हो सकता है कि वह जो है कण, आवेशित कण कोई भी गति ना करे। तो वो कब आती है उसको देख लेते हैं हम। यदि हम इक्वेशन 1 में v इक्वल टू 0 रखें, ये कब होगा, जब कण जो है स्थिर अवस्था में हो, यानी विरामावस्था में हो, कोई गतिशील अवस्था में नहीं है। तो हम समीकरण 1 से यह कह सकते हैं कि F इक्वल्स टू हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा है, इक्वेशन 1। यदि हम v की वैल्यू 0 रखें तो टोटल यहाँ पर F की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी बल काम नहीं करेगा। तो इसी बात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है, विरामावस्था में है यानी स्थिर अवस्था में है, तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। कोई भी बल कार्य नहीं करता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों कंडीशन क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे हम अगली कंडीशन में देखते हैं। इसमें हम एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। इसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर ओके, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यदि हम इक्वेशन 1 में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें, जब थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे तो इक्वेशन 1 से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना, तो थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखें तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है तो क्यू वी बी होगा। और यह जो बल का मान है यह अधिकतम मान है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब 90 डिग्री पर रहता है तो यह जो है यहाँ पर अधिकतम मान होता है। तो यहाँ पर यह कैसा होगा, आप देखिए, ये v वेग से इस प्रकार से मान लो इस कंडीशन में होगा और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है मान लो यहाँ पर, और बल जो है इस दिशा में लग रही है। तो इन दोनों के बीच में v और b के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 90 डिग्री है, यानी वेग v और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत है। और इस कंडीशन में चुंबकीय लॉरेंज बल का मान अधिकतम मिलता है। इस बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर?
अब इसी बात को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। ठीक है, यही जो है आगे यहाँ पर। और एक चीज़ हम इस डायग्राम में ये भी देख रहे हैं, यहाँ पर V और F भी एक दूसरे के लंबवत रूप में हैं। ठीक है, यहाँ पर बल और वेग भी एक दूसरे के लंबवत रूप में हैं। तो इस प्रकार हम ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर F लंबवत V है, V लंबवत B है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो उस कण की गति वृत्तीय गति होती है। और ये कैसे वृत्तीय गति करती है उसको आगे हम अभी समझ लेते हैं। ठीक, जो ये एक समान वृत्तीय गति जो हम बता रहे हैं, इस चीज़ को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि आपको क्रॉस, सबसे पहले तो ये जो क्रॉस लिखा हुआ है यहाँ पर शो हो रहा है, और ये डॉट शो, कहीं पर डॉट शो होता है, क्रॉस, इनके बारे में मैं आपको बताई हूँ। आप ये जैसे ये क्रॉस है तो वह क्या होता है, ये कागज़ का तल है, कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर, ये किस चीज़ को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ओके, और डॉट है तो वो क्या चीज़ बताएगा, कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, ओके, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और जब यहाँ पर ऐसा क्रॉस दिख रहा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत कैसा दिख रहा है, वो अंदर की तरफ है। तो ये अंदर बाहर को समझने के लिए मैं एक आपको ये बताती हूँ। मान लो इस पेन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मान लो ये पेन कहीं दूर से मेरी तरफ आ रही है, तो ये जो नोक है इसका, यह मुझे एक पॉइंट के रूप में दिखेगा। तो मेरी तरफ आ रही है मतलब बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ से निकल कर ऐसे बाहर आ रही है, तो वो पॉइंट के रूप में हम इसको ऐसा समझ सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। और मान लो यहाँ से यह ऐसे जा रही है तो हम इसको एक तीर के निशान के रूप में हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इसको हम माने लंबवत अंदर की तरफ जा रही है। तो इस तरह से आप इसके ज़रिए भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए हम यहाँ पर v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश q आवेश गति से q आवेश आवेशित कण गति कर रहा है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। और वह q आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। क्लियर, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ मैं सबसे पहले एक q पॉइंट, यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं एक प्लस q आवेश ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस q आवेश मैंने लिया है इस पॉइंट O पर सपोज़। तो ये इस प्रकार से आप देखिए, यह यहाँ पर ये वाला जो डायरेक्शन है वो आपको इस प्रॉप की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं इस गति को। तो यहाँ पर
ये डायरेक्शन जो दिख रहा है, ये वाला दिशा, यह किसको दर्शाएगा? वेग की दिशा को। और ये जो है किसको दर्शाएगा? यहाँ पर इस पर लगने वाले बल की दिशा को। हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दूसरा दाहिने हाथ की हथेली नंबर 2 नियम से हम देखे हैं, है ना। तो और ये जो दिशा दर्शाएगा वह किसको दर्शाएगा? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो आप देख रहे हैं इसके लंबवत है ये, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, ये वेग की दिशा को दर्शा रहा है और यह बल की दिशा को दर्शा रहा है, लॉरेंज बल की दिशा। तो लॉरेंज बल की दिशा यहाँ पर इस तरफ इसके लंबवत है और अंदर की तरफ है। ओके, तो ये तीनों जो हैं यहाँ पर लंबवत रहते हैं, इसको हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। और इस तरह से इस दिशा में F हो गया और इस दिशा में यहाँ पर वेग v से गतिशील है। फिर वो कुछ समय पश्चात वह सपोज इस पॉइंट पर आ जाता है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P ले लेते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में यहाँ से यह गति करते करते यहाँ पर पहुँचा। तो आप देखिए यहाँ पर सपोज़ ऐसा हम देखते हैं तो इसका वेग जो है वह देखिए, ये वेग जो है इस दिशा में, बल इस दिशा में, मतलब ये अंदर की ओर तरफ दिख रहा है ना, ये ऐसा। और यह यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है ये वाला। तो हम यहाँ पर ये दर्शा देंगे कि ये वेग v की दिशा है और यहाँ पर जो बल लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा। क्लियर? अब यह गति करते करते फिर सपोज़ मान लो हम एक पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम Q पॉइंट दे देते हैं। इस Q पॉइंट पर मान लो यहाँ पर देखिए, यह यहाँ जब था तो देखिए ये वेग को दर्शाता है, ये बल को दर्शाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को। फिर यहाँ जब हम आ रहे हैं यहाँ पर आप देखिए ये किसको दर्शा रहा है? इसका आप देख लीजिए, ये वेग को दर्शाता है और ये बल को दर्शाता है और चुंबकीय क्षेत्र को। यह गति करते करते जब इस पॉइंट पर आ जाता है तो आप देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से ऐसा, ये देखिए, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपको क्या दर्शाएगा? वेग को दर्शाएगा और ये बल को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से वेग v को और यहाँ पर इस पॉइंट में इस दिशा में बल F होगा। ओके, और ये प्लस Q, यहाँ पर भी ये प्लस Q। इस प्रकार से यह आवेशित कण इस तरह से गति करता है। जब हम इनके पाथ को हम अगर मिलाते हैं तो हम को इस प्रकार से, जब हम इसको ऐसे इस प्रकार से मिलाते जाते हैं जो इनका पाथ था, तो हम देखते हैं कि हमको यह एक वृत्ताकार मार्ग के रूप में दिख रहा है। ओके, ये आप देखिए यहाँ पर, हालांकि मेरे से उतना अच्छा से नहीं बना ये वृत्ताकार मार्ग, आप इसको अच्छे से सर्कल रफा में बनाइएगा। तो ये वृत्ताकार मार्ग के हम देख लिए कि यह किस प्रकार से यह आवेशित कण यह जो है वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है। क्लियर? तो हम ये यहाँ पर ये देखें कि चूँकि कण जो है यहाँ आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हैं किस तरह से है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहे हैं, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर यानी हम ये कह सकते हैं कि कण पर जो लगने वाला लॉरेंज बल है, मैंने पहले बताया भी आपको, यहाँ पर जो बल जो लग रहा है वो क्या है? लॉरेंज बल F = QVB यह लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर बिंदु O पर, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इनको अलग अलग पॉइंट ले लें, इसको हम O पॉइंट ले लें, इसको हम P ले लें, इसको हम मान लो Q ले लें, तो यहाँ पर बिंदु O पर आप देखिएगा ये वाला O पॉइंट है, यहाँ पर बल जो है कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ है। ऐसे ही आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर बल, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यह बल वेग की दिशा के लंबवत है। देखिए वेग इस तरफ है ये, और इस वेग के लंबवत है, वेग की दिशा के। ठीक है, इसके कारण इस वेग का परिमाण यानी इस वेग का चाल नहीं बदलता है, लेकिन इसकी दिशा बस बदलते जाती है। हम देखे हैं इस सब में। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए आप
हम यहाँ के बाद जब हम इस P पॉइंट पर आते हैं तो आप देखिए V की दिशा बस चेंज होते जा रही है, लेकिन इनकी जो चाल जो है वह समान रहती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इनका जो परिमाण है वह नियत होता है। तो इस प्रकार ये हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कण ऐसे बल के अंतर्गत गति करता है जिसका परिमाण नियत होता है, यानी आवेशित कण ऐसे बल के अंतर्गत गति करता है जिसका परिमाण नियत होता है। ओके, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर यह जो बल है, यह बल वेग की दिशा के लंबवत है। उसके बाद फिर हम देखते जाते हैं कि इसके कारण वेग का परिमाण यानी चाल नहीं बदलता है, केवल दिशा बदलते जाती है। ओके, और हर एक पॉइंट पर हम देखते जाते हैं कि यहाँ पर F और V की दिशा जो है इस डायग्राम में जैसे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इधर देखिए, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत दिख रहे हैं। इस प्रकार से ये हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर V का परिमाण नियत है, ठीक। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि कण ऐसे बल के अंतर्गत कार्य करता है, ऐसे बल के अंतर्गत कार्य करता है जिसका परिमाण नियत है, लेकिन दिशा कंटिन्यूअसली यहाँ पर बदलते जा रही है। देख रहे हैं यहाँ पर फिर इधर, जैसे जैसे V की दिशा बदलते जा रही है वैसे वैसे ही, हालांकि वह अंदर की तरफ ही है हर एक बल, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हर एक जगह में थोड़ा न थोड़ा यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। और हमेशा ही वेग की दिशा के लंबवत है। देखिए यहाँ पर भी लंबवत है, यहाँ पर भी, हर एक दिशा में, हर एक पॉइंट पर यह लंबवत है, ठीक है। और ऐसा तभी संभव होता है जब कण एक वृत्ताकार मार्ग यानी सर्कुलर पाथ का वह अनुसरण करता है, जैसा कि हम यहाँ पर देखें। ओके, तो इस स्थिति में चुंबकीय बल F कण को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है, क्लियर, अभिकेंद्र बल यह प्रदान करता है यहाँ पर, क्लियर। तो जब इसको यहाँ पर घूमना, ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, मतलब यहाँ पर अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। और यह कौन प्रदान करता है उसको? यह चुंबकीय लॉरेंज बल इसको प्रदान करता है, क्लियर। तो इसी चीज़ के बारे में हम देखते हैं। और अभिकेंद्र बल के बारे में आप 9th में भी पढ़े हैं, आप 11th में भी पढ़े हैं। तो अभिकेंद्र बल की वैल्यू आपको पता होगा, mv²/r होता है। तो यहाँ पर ये जो कण है उसका द्रव्यमान हम m लिए हैं, वेग इसका v है, और ये इस पाथ की जो त्रिज्या है, इस पाथ की त्रिज्या को हम यहाँ पर इस तरह से हम ले लेते हैं। सपोज इसके सेंटर को मैं O ले लेती हूँ, है ना। तो इस प्रकार से यह त्रिज्या r है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, जैसा कि यह केंद्र O है। बल की दिशा यहाँ पर देखिए, अभी केंद्र बल, ये सारा बल जो है वह केंद्र की तरफ ही लग रहा है, आप देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वृत्ताकार मार्ग गति कर रहा है। तो ये जो इसको वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए जो अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है वह लॉरेंज बल इसको प्रदान करता है, क्लियर। तो ये जो हम लोग बात बोल रहे हैं अभिकेंद्र बल और लॉरेंज बल का मान, यहाँ पर दोनों का मान बराबर होगा। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, यदि हम यहाँ पर कण का द्रव्यमान, जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान हम स्मॉल m है, ठीक है। इसके पथ की त्रिज्या, कण के पथ की त्रिज्या यह स्मॉल r है। तो मैं तो यहाँ पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी। अब सिस्टमेटिकली हमको जब आंसर लिखना है तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अभिकेंद्र बल यह हो जाएगा mv²/r, क्लियर। तो यहाँ पर अब इसको वृत्ताकार मार्ग में आवेशित कण को गति करने के लिए वह कण कहाँ गति कर रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। तो यहाँ पर चुंबकीय बल कौन सा बल होगा? वो लॉरेंज बल, चुंबकीय लॉरेंज बल,
यह किसके इक्वल होगा? अभिकेंद्र बल के इक्वल होगा। ओके, इस प्रकार से तो लॉरेंज बल का मान QVB हम यह निकाल चुके हैं। अभिकेंद्र बल का मान mv²/r यह भी हम अभी देखे हैं ऊपर में। ओके, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आप देखिए v कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखिए QB = mv/r। ओके, यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। r = mv/qb। क्लियर? तो इस वृत्ताकार मार्ग के पथ की त्रिज्या हमको मिल जाएगी इस तरह से, r = mv/qb। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब आगे हम पिछले लास्ट ईयर पढ़े हैं और इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पर कि हमको मालूम है कि संवेग, कण का संवेग, ओके, कण का संवेग किसी भी द्रव्यमान हो, चाहे कण हो, पिंड हो, उसका संवेग p = mv होता है। तो हम क्या यहाँ पर मान रख सकते हैं? r = तो हम r = p/qb यह देख लिए। तो हम 11th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, यह जो है कण का संवेग होता है। ओके, अब आगे हम यहाँ पर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वो जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, जो वृत्ताकार मार्ग में कण गति करता है, उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी, अनुक्रमानुपाती है। देख रहे हैं आप? अब ये कैसा है वो मैं भी आपको बताती हूँ। क्लियर? तो यहाँ ये जो Q और B होता है, यह उस आवेश के लिए, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान है, यानी वो भी नियत है। उस कण के लिए आवेश का मान भी निश्चित होगा। तो हम ये कह सकते हैं R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू P। तो हम इस प्रकार से ये बात को कह सकते हैं। ठीक है? तो आगे फिर हम, जब यह जो है वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है एक समान, तो यहाँ पर इस कण का आवेशित कण का कोणीय वेग निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर इसकी आवृत्ति निकाल सकते हैं, आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस आवेशित कण का कोणीय वेग देखते हैं। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल्स हम यहाँ पर निकालेंगे। तो आप एक रिलेशनशिप पढ़े हैं, मैं दो तरीके से इसको बताऊंगी। v = ω/r, रेखीय वेग और कोणीय वेग और त्रिज्या में संबंध आप पढ़े हैं। वहाँ से हम ω = v/r, और उसके बाद फिर हम v की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर सॉरी, r की वैल्यू रख देते हैं। तो r की वैल्यू है, यहाँ से इक्वेशन हम 1 से रखेंगे, r = mv/qb, यहाँ हम रख लेते हैं। तो यहाँ mv/qb, देयरफॉर यहाँ v कैंसिल हो जाएगा, qb/ यहाँ पर m, ये आ गया, ये वैल्यू। ठीक है? ये एक तरीका हुआ। दूसरा मेथड इसका मैं ये बताती हूँ, आप किसी भी एक मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है? अब सेकंड मेथड में इसका ये बताती हूँ, किसी भी एक का हमको करना है। आप यहाँ पर कोणीय वेग की परिभाषा आप जानते होंगे कि कोणीय विस्थापन और जो आवर्तकाल होता है, यानी समय के अनुपात होता है, यहाँ से हम निकालेंगे। अब इसके लिए हमको उस आवर्तकाल का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है? मैं वो निकालती हूँ, उसके बाद फिर आपको ये वाला चीज़ करके बताऊंगी। चलिए आगे हम आवर्तकाल के बारे में फिर बात करते हैं। इस आवेशित कण का आवर्तकाल,
कैपिटल टी। ये है क्या? हम पिछली क्लासेस में पढ़े हैं कि एक चक्कर में लगा समय, यानी एक जो वो वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो एक जो चक्कर होगा उसमें जो लगा समय है, उस आवेशित कण के द्वारा जो समय लग रहा है उसे ही हम उस आवेशित कण का आवर्तकाल कहेंगे। क्लियर? तो आपको पता होगा कि समय निकालना है, यानी आप वेग का सूत्र पढ़े होंगे, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम समय का मान निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे वेग। ठीक, यहाँ से फिर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रखते जाते हैं। आवर्तकाल को टी से दर्शाया जाता है और दूरी को हम यहाँ पर, यह दूरी क्या है? एक चक्कर, यानी कि आप देखिए इस डायग्राम में एक चक्कर मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, फिर वो यहाँ वापस आ रहा है, यानी वो कैसे पाथ को अनुसरण कर रहा है? वृत्ताकार पाथ को अनुसरण कर रहा है। तो कितनी लंबाई हुई इस वृत्ताकार पाथ की? इस वृत्त की परिधि हुई, तो वहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी? वृत्त की परिधि हो जाएगी। यही चीज़ हमको चलिए, तो यहाँ पर 2 पाई r हो जाएगा ये, और यहाँ हम फिर अपॉन वेग, फिर उसके बाद फिर सॉरी यहाँ पर हम देख रहे थे ये वेग v हो जाएगा। यहाँ पर हम r की वैल्यू रखते हैं। r की वैल्यू हमारे पास है mv अपॉन qb है, इस वैल्यू को हम रखते हैं। तो t इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एम वी अपॉन वी इंटू क्यू बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर? t इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई? आवर्तकाल की वैल्यू। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आवृत्ति के बारे में देखते हैं, इस आवेशित कण की आवृत्ति। क्लियर? इसको हम F से दर्शाते हैं और इससे भी दर्शाते हैं न्यू से। तो F इक्वल्स टू होता है 1/T, यह फॉर्मूला होता है। लेकिन एक्चुअल में इसका परिभाषा है क्या? यह जो है ये है कि कोई भी आवेशित कण या पिंड 1 सेकंड में कितना चक्कर वह घूमता है। तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, आवेशित कण के द्वारा 1 सेकंड में जो चक्करों की संख्या है वही क्या कहलाता है? यहाँ आवेशित कण की आवृत्ति कहलाती है। क्लियर? तो इस हिसाब से F इक्वल्स टू प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। तो हम यहाँ पर 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है वह, इस चीज़ को कह सकते हैं आवृत्ति। इसको अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो F से आवृत्ति हो गया और इससे फिर आवर्तकाल। क्लियर? तो यहाँ से फिर हम वैल्यू रख सकते हैं। t की वैल्यू हमने अभी निकाला है, F इक्वल्स टू 1/T की वैल्यू है हमारे पास 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अरेंज करके हम इसको लिख लेते हैं। तो F इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m। तो इस प्रकार हमको आवृत्ति का मान भी मिल गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे फिर हम यहाँ पर जब वृत्ताकार मार्ग, कोई भी पिंड अगर वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो हम उसके लिए वेग का मान निकालते हैं, कोणीय वेग का मान निकालते हैं, आवर्तकाल का मान निकालते हैं, आवृत्ति का मान निकालते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ तक आपको आवृत्ति तक, आवर्तकाल और कोणीय वेग, इन सभी मान के बारे में देखें। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं कोणीय वेग का जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं मैं 2 मेथड से बताऊंगी। तो हम टी, वहाँ पर टी की वैल्यू भी थी कोणीय वेग के। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो कोणीय विस्थापन बटे समय होता है ना। तो वहाँ पर उस वाले फार्मूले में हमको टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ देखिए इस वाले में तो हमने अभी टी की वैल्यू निकाली है। तो कोणीय विस्थापन कितना होगा आप देखिए,
वह जो है आप यह यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आया तो वह 180 डिग्री, फिर यहाँ से फिर वो यहाँ तक आ रहा है तो कितना हुआ 180 प्लस 180, यहाँ फिर तो पाई प्लस पाई यानी 2 पाई हो गया। तो यहाँ पर हम 180 न लिख करके 2 पाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए वो यहाँ तक पहुँच रहा है, मतलब वह वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका कोणीय विस्थापन जो है वह कितना हो रहा है 2 पाई के फॉर्म में हो रहा है। ओके, तो इस चीज़ को हम वहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ देखिए हम इसमें कोणीय विस्थापन 2 पाई अपॉन इस t की वैल्यू को हम रख लेंगे 2 पाई m अपॉन क्यू बी। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। मैंने वहाँ पर किया, देखिए ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई कैंसिल हो गया, क्यू बी ऊपर चला जाएगा यहाँ पर अपॉन m। देखें हम दोनों मेथड से हम वैल्यू फाइंड आउट किए, सेम वैल्यू आई। यहाँ पर भी क्यू बी अपॉन m आया, यहाँ से भी हम निकाल लिए क्यू बी। किसी भी एक मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये चीज़ देखें कि किसी कण, आवेशित कण का आवर्तकाल या आवृत्ति कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है। हमने सभी फॉर्मूले देखे। आप यहाँ पर आवर्तकाल का देखिए, जैसे ये हो गया आवर्तकाल, और आवृत्ति का भी हम देखते हैं, इसी का जस्ट व्युत्क्रम होता है। तो किसी भी आवेशित कण का आवर्तकाल और आवृत्ति कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि यदि किसी कण की चाल वेग अगर बढ़ती है तो इसके वृत्त की त्रिज्या भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, जिससे कि एक चक्कर लगाने का समय वही रहेगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब हम उस आवेशित कण के कुंडलिनी पथ के बारे में, उस कुंडलिनी पथ में गति करता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वह उस आवेशित कण का प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ वह जो है इस प्रकार का कोई कोण बनाए, यानी थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए, और वह थीटा कोण की वैल्यू जो है न तो 0 डिग्री हो, न ही 90 डिग्री हो, और न ही 180 डिग्री हो। ऐसी वो वहाँ पर वो होनी चाहिए। इतने अंश के माने इन तीनों से छोड़कर कोई भी एंगल वह बनाकर वहाँ पर गति कर सकता है। वो किसके साथ? प्रारंभिक वेग के साथ, प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ। क्लियर है? तब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में यानी आवेशित कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के न तो समानांतर होगा और न ही लंबवत होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि यहाँ पर आवेशित कण के वेग की दिशा, आवेशित कण के वेग की दिशा यानी v b के न तो समानांतर होगा और न ही लंबवत होगा। क्लियर? और यानी थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री ये होगी। तब हमको देखना है। तब इस कंडीशन में हम यहाँ पर ये देखते हैं, इस यहाँ पर यह v जो है, वेग v जो है, यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती हुई गति करती है। क्लियर? तो इस कंडीशन में यह जो है, यहाँ पर हम इसके दो समकोणिक घटक निकाल सकते हैं, और यह जो है समकोणिक घटक एक होगा इस दिशा में, x अक्ष की दिशा में होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। वह क्या होगा? v cos थीटा के रूप में होगा इस दिशा में। क्लियर? और इसके लंबवत दिशा में वह v sin थीटा के रूप में होगा। ये कैसे v cos थीटा, v sin थीटा, मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम नोट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, हम इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे
और वेग v का चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक यह क्या था, यहाँ पर v cos थीटा। क्लियर? v cos थीटा यह कैसा है, यहाँ पर यह आवेशित कण को सरल रेखीय गति प्रदान करता है। ठीक है, इस चीज़ को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। v cos थीटा कण को सरल रेखीय गति प्रदान करता है, यानी सरल रेखा की ओर ले जाता है, यानी उसको आगे मूव करता है। ठीक है, यानी इसको मूव करता है आगे चलने में। और एक चीज़ और यहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा कि cos थीटा है, यानी वो तो b के ही पैरेलल है, मतलब ये b है और ये v cos थीटा है, दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल फॉर्म में है, यानी इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, कोई भी बल नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि F की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, बल का मान 0 रहेगा लेकिन यहाँ पर। ठीक है, और कण जो है वह सरल रेखीय गति करता है। क्लियर? यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर v b के समानांतर होता है। आप यहाँ पर ये बात बता सकते हो कि वेग ये v cos थीटा यह b के समानांतर होता है। तो इस प्रकार हम ये जो वेग v का चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक है उसको हम v समानांतर घटक भी कह सकते हैं, v cos थीटा के रूप में हम ये कह सकते हैं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे घटक के बारे में बात करते हैं। वेग v का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक, इसको कहा जाता है v sin थीटा कहा जाता है। और लंबवत घटक यानी v लंबवत ये हम कहेंगे। और यह जो है कण को, उस आवेशित कण को वृत्तीय मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, यह वृत्ताकार मार्ग में घुमाता है उसको और यह उसको आगे मूव करता है। और इन दोनों के कारण ही यहाँ पर, और ये जो वृत्तीय मार्ग में गति करता है, मतलब आप देख रहे हो v sin थीटा है, यानी कैसा है, लंबवत है, तो लंबवत रूप में वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। मैं अभी इसका डायग्राम आपको अच्छे से बताऊंगी अभी। तो इस तरह से इन दोनों का जो परिणामी पथ होता है वह कुंडलिनी पथ होता है, और वो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए किस प्रकार से यह कुंडलिनी पथ के रूप में काम करता है। ये आप देखिए, यहाँ हम ये देख सकते हैं कि मान लो ये इधर इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है और यह जो है इस दिशा में यह v थीटा कोण बनाते हुए इस प्रकार से यह v जो है गति कर रहा है। क्लियर? इस दिशा में यह गतिशील है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस दिशा में क्या होगा, v cos थीटा होगा, जो इस प्लस क्यू आवेश जो यहाँ पर मौजूद है उस प्लस क्यू आवेश को वह आगे बढ़ाने में गति प्रदान, मैंने सरल रेखीय गति प्रदान करते हैं, यानी आगे बढ़ाता है। और इसका जो अगला है v sin थीटा, यह जो है इसके लंबवत है, यह इसको वृत्ताकार मार्ग प्रदान करता है, यानी उसके कारण वह जो है ऐसा वृत्ताकार मार्ग में यह जो है इस प्रकार से यह गति करता है, ऐसा वृत्ताकार मार्ग में। ठीक, और इस प्रकार से यहाँ पर यह वृत्ताकार मार्ग में गति करता है और ये v cos थीटा इसको, इस कण को आगे बढ़ाता है। तो इन दोनों के मिला जुला जो परिणामी रूप होगा वह इस प्रकार से ये कुंडलिनी पथ के रूप में ऐसा रहेगा, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से ये गति कर रही है। यहाँ पर ये देखिए आप, तो इसी पथ को कहा जाता है, दोनों के v cos थीटा और v sin थीटा का जो सम्मिलित परिणामी पथ जो होता है, जिसके कारण वह ऐसा ये इस फॉर्म में इस पथ का अनुसरण करता है, इसको कहते हैं हेलिकल पाथ। यानी इसी को कहा जाता है कुंडलिनी पथ।
क्लियर? ये इस प्रकार से, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ हम आगे ये चीज़ बताएंगे कि ये इस तरह से ये कुंडलिनी पथ में इस प्रकार यह गति करता है। अब ये जो वृत्ताकार मार्ग में यह गति करता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और जैसे जैसे हम पिछले में निकाले थे वैसे वैसे ही हम इन सब के लिए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। यहाँ पर ये जो दो क्रमागत आवेशित कण द्वारा एक चक्कर घूमने में, एक चक्कर में जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश जो चली गई दूरी रहती है, एक चक्कर के अनुदिश जो चली गई दूरी है, यह जो है ये वाला डिस्टेंस यह कहलाता है पिच या चूड़ी अंतराल। ये डिस्टेंस एक चक्कर में जो चली गई दूरी है वही पिच या चूड़ी अंतराल कहलाता है। तो यहाँ पर हम पिच के बारे में देख लेंगे, ठीक है। मैं अभी आगे आपको बताती हूँ, इसे पहले हम समझ लेते हैं। और इस पथ की जो त्रिज्या होगी, वह पथ की त्रिज्या क्या होगी? ये अक्ष है इसका, यहाँ से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये इसकी त्रिज्या होगी। ओके, इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, फिर से एक बार बताती हूँ। v का समकोणिक घटक यहाँ पर v थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर रहता है। यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी नहीं हो सकती है, और न ही 90 डिग्री और न ही 180 डिग्री होता है सकती। तो वेग v के दो घटक हम निकाल सकते हैं। समकोणिक घटक v cos थीटा b के ही दिशा में और v sin थीटा b के लंबवत दिशा में। तो v cos थीटा b के ही दिशा में है, यानी यह इसके b के समानांतर रहेगा। मतलब यह जो है आवेशित कण को सरल रेखीय गति प्रदान करता है, सरल रेखा में आगे बढ़ाने का काम करता है। और लंबवत घटक v sin थीटा वह आवेशित कण को वृत्ताकार मार्ग में गति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से दोनों का जो परिणामी जो पथ होगा वह इस रूप में होता है। यह वृत्ताकार ऐसा प्रदान किया, उसको ये आगे बढ़ाता है, तो ये आगे बढ़ाते बढ़ाते ये इस प्रकार से ये हेलिक्स कुंडलिनी पथ के रूप में यह जो है आगे बढ़ते जाता है और यह गति करता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी को अब हमको इसका आंसर लिखना है। कैसे हम इसको लिखेंगे हम देखते हैं। यहाँ तक हम पहुँचे थे, इसके बाद हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि इन दोनों पथों का परिणामी पथ एक कुंडलिनी के आकार का होता है। ठीक है, और इस कुंडलिनी का अक्ष हम लोग देखें ना, एक्स एक्सिस के अनुदिश है ये। इस कुंडलिनी का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। ओके, यहाँ पर जो वृत्ताकार मार्ग के लिए जो जिम्मेदार पर्सन होता है वह क्या है? v sin थीटा। ठीक है, वृत्तीय गति प्रदान करता है ये हम बताए हैं, है ना। तो इसके लिए हम इस हेलिक्स की त्रिज्या निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हम इस कुंडलिनी की, इसी के कारण ही तो निकलता है ना, कुंडलिनी की इस v sin थीटा के कारण। तो कुंडलिनी की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल्स टू m v sin थीटा अपॉन क्यू बी। r हम कैसे निकाले? पिछले वाले हम कंडीशन में हम देखे हैं किस प्रकार से हम r की वैल्यू निकालते हैं। लॉरेंज बल और अभिकेंद्र बल दोनों इक्वल होते, अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल दोनों इक्वल होते, वहाँ से फिर हम r की वैल्यू निकाले हैं। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं mv² अपॉन r। ठीक है, और ये कौन सा होगा?
वी साइन थीटा वाला टर्म होगा ये। ओके, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल क्या है, क्यू वी साइन थीटा बी है। तो आप देखिए साइन थीटा का एक टर्म कट गया, फिर आर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पर नीचे में क्यू बी आ जाएगा, ऊपर में एम वी साइन थीटा। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, यानी कि ये वी साइन थीटा क्या है, वी का लंबवत घटक है। दूसरा चीज़ हम ये निकाल, पहला, दूसरा हम ये निकाल सकते हैं आवर्तकाल। ठीक है, किसका, जो वहाँ पर वो घूम रहा है, चक्कर लगा रहे हैं, तो हम चक्करों का आवर्तकाल या घूर्णन का आवर्तकाल निकाल सकते हैं, या सिंपल आप आवर्तकाल भी कह सकते हो। t इक्वल्स टू, टी की वैल्यू हम कैसे निकाले हैं, आपको पिछले वाले में समझ में आया होगा किस प्रकार से हम निकाले हैं। वहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πr/v, मतलब वेग वाली परिभाषा से समय बराबर दूरी बटे वेग से निकल जाएगा। क्लियर? यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, उस पाथ की, वृत्ताकार पाथ के लिए है ये, तो 2πr हो जाएगा। वेग v क्या हो जाएगा, साइन थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। हम यहाँ पर फिर r की वैल्यू रख देंगे। r की वैल्यू क्या हो जाती है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी है। आप यहाँ पर रखिए, t इक्वल्स टू 2π एम वी साइन थीटा अपॉन वी साइन थीटा इंटू क्यू बी। वी साइन थीटा कट हो गया, जो बच रहा है वो t की वैल्यू हो जाएगी। t इक्वल्स टू 2πm अपॉन क्यू बी, ये हमारा आवर्तकाल का मान निकल गया। क्लियर? अब आगे हम यहाँ पर चूड़ी अंतराल का मान निकालते हैं। मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगी करके, ठीक है। चूड़ी अंतराल, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। चूड़ी अंतराल, या इसको पिच भी कहा जाता है, ठीक। तो यह क्या होता है कि जो दो क्रमागत यानी आवेशित कण के द्वारा, लिख लेते हैं इसको हम, मैं तो अभी आपको डायग्राम में बताई थी। आवेशित कण द्वारा एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। ओके, तो आपको पता होगा चूड़ी अंतराल यानी इसका मान हमको निकालना है, पिच का मान, मतलब हम वेग वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे। वेग बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चली गई दूरी, यहाँ से हम दूरी का फार्मूला निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर वेग गुणा समय। ओके, अब यहाँ पर यह कैसे चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चल रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कौन सा घटक था, वहाँ पर v cos थीटा था, तो v cos थीटा आएगा वेग का घटक। क्लियर? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस दूरी को कहा जाता है p पिच से, और v से v में यहाँ पर v cos थीटा आ जाएगा, और समय यानी आवर्तकाल t। आपको t की वैल्यू पता होगी, 2πm अपॉन क्यू बी होता है। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन क्यू बी। क्लियर? आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो, 2πm इंटू वी cos थीटा अपॉन क्यू बी। ये हो गया आपका पिच यानी चूड़ी अंतराल का मान। तो आपको इसका आंसर यहाँ तक आपको बताना है। कुंडलिनी पथ का जो पिच चूड़ी अंतराल वहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ तक क्लियर करना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी।
ओके, थैंक यू।